प्रॉफिट। तो इनकम मेथड के थ्रू अगर हमें नेशनल इनकम एस्टिमेट करनी है, कैलकुलेट करनी है, तो हमारा जो इक्वेशन है, जो फॉर्मूला है, वो क्या है? सबसे पहले हम क्या लेंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स लेबर को क्या मिलता है? वेजेस और सैलरी। यहाँ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज हमारा रिलेटेड है, और कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में हम इंक्लूड करते हैं फर्स्ट वेजेस एंड सैलरी। ये तो हो गई पेमेंट इन कैश, कि एक एम्प्लॉयर काम करने के बदले अपने एम्प्लॉय को जो भी वेजेस सैलरी प्रोवाइड करता है, यानी कि कैश में भी पेमेंट करता है। साथ एम्प्लॉयर अब इन काइंड जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, रेंट फ्री हाउस दे रहा है, या फिर काम करते करते जो भी लंच प्रोवाइड कर रहा है, या ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कर रहा है, या गाड़ी फ्री में गाड़ी प्रोवाइड कर रखी है, तो वो क्या है? पेमेंट बाय एन एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉय इन काइंड, मीन कैश के अलावा जो भी बेनिफिट एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है, वो भी हम किस में इंक्लूड करेंगे? कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इसके अलावा फर्स्ट तो हो गया वेजेस एंड सैलरी, यानी कि कैश में जो भी प्रोवाइड कर रहा है वो, प्लस में इन काइंड कि फ्री में जो भी कंपनी में काम करते करते ब्रेकफास्ट, लंच, या जो रेंट फ्री हाउस प्रोवाइड करा रहा है, या फिर जो गाड़ी प्रोवाइड करा रहा है, वो क्या है? पेमेंट इन काइंड। प्लस में सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर। फॉर एग्जाम्पल जैसे प्रोविडेंट फंड तो आपने सबने सुना होगा। तो प्रोविडेंट जो फंड है, इसका कुछ हाफ लगा लो, हाफ, कि जो भी सैलरी है उसका 12% और पीएफ में जाता है इसका एम्प्लॉय का, तो उसमें से जो हाफ पार्ट है वो तो एम्प्लॉय की सैलरी में से ही कटता है। यानी कि अगर सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉय है, तो वो तो किसमें से कटेगा? जो एम्प्लॉय है वो सैलरी में से देगा, तो उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। लेकिन सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर अगर अपने एम्प्लॉय के अकाउंट में पीएफ का जो पार्ट है वो पे कर रहा है, तो उसको हम कंसीडर करेंगे। तो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को सैलरी दे रहा है 20,000, और पीएफ में उसके पैसा जा रहा है 2400, तो उस केस में जो 12 में से देगा इसी सैलरी में से, यानी कि वो तो 2000 में ऑलरेडी इंक्लूड है, इसी में से पे करेगा। लेकिन इस 2400 का जो 50% है, यानी कि जो 1200 रुपीज है, वो पे कौन करता है? एम्प्लॉयर। तो ये 20,000 के अलावा है। तो जो भी कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो भी प्रोवाइड कर रहा है, चाहे वो कैश में पेमेंट करे या इन काइंड में करे, या फिर वो पीएफ में जो कंट्रीब्यूट कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, प्लस में कोई भी वो ग्रेचुइटी या कोई भी अदर जो सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है काम करने के बाद, उसको हम कंसीडर करते हैं एम्प्लॉइज में। जैसे कि जब कोई रिटायर हो जाए तो भी उसको पेंशन मिलती है या ग्रेचुइटी मिलती है, कि इकट्ठा जो रिटायर होने पे इकट्ठी जो अमाउंट मिलती है उसको तो बोलते हैं ग्रेचुइटी, और जो हर एक महीने जो उसके अकाउंट में जाती है वो है पेंशन। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मीन्स एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को काम करने के बदले में जो जो चीजें प्रोवाइड कर रहा है वो सारी हम इंक्लूड करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। इसमें फर्स्ट पॉइंट है पेमेंट इन कैश, सेकंड है पेमेंट इन काइंड, थर्ड है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, और फोर्थ है
अदर कोई भी फैसिलिटीज है, ग्रेचुटी या पेंशन प्रोवाइड कर रहा है, तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तो हम अलग से इन चीजों को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारी चीजें ऑलरेडी हमारी इंक्लूड हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। अगर हमें गिवन है वेजेस और सैलरी, तो वेजेस और सैलरी को के साथ साथ हम जो भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगा कि रेंट फ्री हाउस दे दिया या गाड़ी प्रोवाइड कर दी, तो उसको फिर हम अलग से इंक्लूड करेंगे, क्योंकि वेजेस और सैलरी सिर्फ कैश पार्ट है। इसके अलावा जो भी काइंड में या जो अदर फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहा है उसको हम अलग से ऐड करेंगे। ये फिर से मैं आपको एक बार बताऊंगी डिटेल में। तो इनकम मेथड से अगर हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या है, फैक्टर पेमेंट टू लेबर, यानी कि वेजेस और सैलरी से रिलेटेड है, प्लस हम करेंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, अदर जो फैक्टर्स हैं, लैंड कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इनको जो भी मिल रहा है उसको हम इंक्लूड करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस में। यानी कि इसमें हम लेंगे रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट। इनकम मेथड से जब भी हमें नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है, तो हमारा फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस हम कर देंगे ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस मींस रेंट प्लस में इंटरेस्ट प्लस में प्रॉफिट। या तो हमें अलग अलग गिवन होगा रेंट की वैल्यू, इंटरेस्ट की वैल्यू, प्रॉफिट की वैल्यू, तो हम इनको ऐड कर लेंगे। या फिर अगर हमें वैल्यू गिवन है ऑपरेटिंग सरप्लस, तो इट मींस ये सभी जो है वो ऑलरेडी इंक्लूड है इसमें, तो हम ऑपरेटिंग सरप्लस की वैल्यू ले लेंगे, तो इंडिविजुअली हम इनको इंक्लूड नहीं करेंगे। इसमें से आपका जो है प्रॉफिट, इसको भी कई बार पार्ट में हमें इसकी वैल्यू गिवन होती है। अब देखो, अगर मान लो किसी कंपनी को प्रॉफिट हुआ है, तो क्या वो सारा का सारा प्रॉफिट उसके शेयर होल्डर का है, यानी कि सारा का सारा पैसा क्या ओनर ले जाएंगे? नहीं, क्योंकि जो भी किसी भी कंपनी का प्रॉफिट है, तो इसी प्रॉफिट में से कंपनी टैक्स पे करेगी, कॉर्पोरेट टैक्स। तो फर्स्ट पार्ट है कॉर्पोरेट टैक्स, यानी कि कंपनी प्रॉफिट में से जो हिस्सा गवर्नमेंट को पे कर देगी अपने प्रॉफिट पे, वो कॉर्पोरेट टैक्स। इसमें दूसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, डिविडेंड। डिविडेंड मींस प्रॉफिट का जो हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर को देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर देगी वो है डिविडेंड। और तीसरा इसका जो कंपोनेंट है वो है अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। जिसको हम बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। सबसे पहला कंपोनेंट है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस की जो कंपोनेंट है वो है रेंट इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट। अब जो प्रॉफिट है इसको हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट में। क्योंकि देखो, किसी कंपनी को कोई भी प्रॉफिट, हाँ जी बोल रहे हो बेटा, आवाज आ रही है मेरी? कोमल, नितिका, तरुण। अब देखो, जो ऑपरेटिंग सरप्लस है इसके तीन कंपोनेंट है, रेंट इंटरेस्ट और प्रॉफिट। तो या तो अलग अलग वैल्यू गिवन होगी रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट की, हम उसको ऐड कर लेंगे, या अगर हमें ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है तो इट मींस तीनों ऑलरेडी उसमें इंक्लूड है, तो हम सिर्फ ऑपरेटिंग सरप्लस को लेंगे, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट को छोड़ देंगे। अब जो हमारा प्रॉफिट है, किसी भी कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो सारे प्रॉफिट को वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती,
उसी प्रॉफिट में से वो टैक्स पे करती है जिसको हम बोलेंगे कॉर्पोरेट टैक्स। अब उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा वो रिजर्व में ट्रांसफर कर, प्रोविजन रिजर्व तो आपने पढ़े हैं, प्रोविजन मींस, लेकिन रिजर्व या रिटेन्ड अर्निंग, अपनी को ज्यादा प्रॉफिट है तो उसमें से कुछ हिस्सा वो ट्रांसफर कर देती है अपने रिजर्व में, ताकि फ्यूचर में जब भी उसको जरूरत पड़े या लॉस हो तो वो उस पैसे का यूज कर ले, जिसको हम बोलेंगे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या फिर रिटेन्ड अर्निंग। अब प्रॉफिट का जो हिस्सा वो अपने शेयर होल्डर में डिवाइड कर देगी, ओनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, उसको हम क्या बोलेंगे, डिविडेंड। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपने प्रॉफिट इंक्लूड कर लिया तो इन तीनों को हम अलग से कंसीडर, तो हमें इन तीनों कंपोनेंट को ऐड करना है। मींस तीनों मींस कि अगर 2 गिवन है तो 2 ले लो, 1 गिवन है तो 1 ले लो, और तीनों गिवन है तो तीनों का हम एडिशन कर लेंगे, तो वो हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो पहला कंपोनेंट हमारा है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा हमारा है ऑपरेटिंग सरप्लस, और फिर हम इसमें ऐड करेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड को ऐड करके हमारा आ जाएगा एनडीपी एफसी। अब देखो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, जो हमने पहले यूज किए हैं कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज और ऑपरेटिंग सरप्लस, वो तो क्या है कि कोई भी फर्म जब बिजनेस करती है और सारे फैक्टर बाहर से हायर करती है तो उनको जो पेमेंट करेगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और वेजेस और सैलरी, तो वो तो हमने कंसीडर कर लिए दोनों। लेकिन कई बार हमारा केस क्या है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे फार्मर है, वो अपने खेतों में खेती कर रहा है तो करना, फैमिली मेंबर्स ही खेतों में काम कर लेते हैं, तो यानी कि जो लेबर है नहीं है पेमेंट नहीं करनी। तो ऐसे ही अगर कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो मैं बिजनेस शुरू करूं, पैसा भी मेरा ही है, काम भी मेरे घर के मेंबर ही कर रहे हैं, बिल्डिंग भी मेरी अपनी है, तो उस केस में हम रेंट, इंटरेस्ट और जो ये आपका वेजेस और है, वेजेस और सैलरी है, इनकी वैल्यू को हम अलग अलग डिफाइन नहीं करते। तो उस केस में हम यूज करते हैं वर्ड मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि मेरा बिजनेस है, मेरे लेबर अपना है, मेरी कैपिटल अपनी है, मेरी बिल्डिंग अपनी है, मैंने किसी से हायर नहीं किया, तो उस केस में मेरी जो भी इनकम आएगी उसको मैं अलग अलग पार्ट्स में तो डिवाइड कर नहीं सकती कि कितना मैं रेंट पे करूंगी, कितना इंटरेस्ट। तो उस केस में हम यूज करेंगे मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। और जब हम इन तीनों कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो हमारी आएगी एनडीपी एफसी। ये आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट मेथड में हमारी जो डोमेस्टिक इनकम आती है वो हमारी आती है जीडीपी एमपी। अगर प्रोडक्ट मेथड से डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करने को कहे तो आपका आंसर आना चाहिए जीडीपी एमपी। लेकिन अगर इनकम मेथड से आपको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करनी है तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, एनडीपी एफसी। अब ये आपका सबसे इजी, सबसे सिंपलेस्ट मेथड है। अब इस डोमेस्टिक इनकम को, डोमेस्टिक इनकम आ गई हमारे पास, ये वैल्यू आ गई एनडीपी एफसी। अब हमें इसको कन्वर्ट नेशनल इनकम में, और नेशनल इनकम अगर कुछ भी गिवन नहीं है तो हमारी होगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो इसमें देखो ना तो हमें, क्योंकि दोनों जगह पे नेट है, डेप्रिसिएशन का कोई यूज नहीं है, उसको हम छोड़ देंगे। फैक्टर कॉस्ट यानी कि इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडी का भी कोई यूज नहीं है, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ पे भी फैक्टर कॉस्ट है। हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ कन्वर्ट करना है डी को एन में, डोमेस्टिक को नेशनल में। तो हम इसमें ऐड कर देंगे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो हमारी जो डोमेस्टिक इनकम है वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी नेशनल इनकम में। तो इनकम मेथड से अगर आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करनी है तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, प्लस दूसरा हमारा कंपोनेंट है ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा हमारा कंपोनेंट है मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। जब इन तीनों का हम एडिशन कर देंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी
डोमेस्टिक इनकम जो आएगी वो हमारी होगी नेट और साथ में फैक्टर कॉस्ट एनडीपी एफसी। ये आपको ध्यान रखना है, प्रोडक्ट मेथड में जीडीपी एमपी आएगा और इनकम मेथड में हमारी एनडीपी